सीटेट एग्जाम 2023 जिसके लिए इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थर्ड है, यानी यह पेपर हमारा 18 नवंबर 2012 का। ठीक है, इसके पहले 2011 और जनवरी 2012 का पेपर सॉल्व करवाया जा चुका है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये CDP के, यानी कि जो CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर के अन्य क्वेश्चन, तो वो क्या है, उन्हीं की सीरीज ये चलाई गई। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पेपर है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म StudyX में। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, यानी कि अगर उसमें कोई सुधार नहीं कर पा रहा है तो उसमें यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। यानी क्या है, वो शिक्षक असफल माना जाता है, यानी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था असफल मानी जाएगी अगर बच्चे कोई त्रुटियां करते हैं, अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होना क्या मतलब, हमको पाठ्यक्रम थोड़ी पूरा करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये कौन सी बात है, ये भी निगेटिव बात है। हमें तो सिखाना है ना, कितना भी समय लगे। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्सरी में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ठीक है, अब कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, यानी कि थीम हमारी कौन सी सबसे अच्छी, बालक सबसे ज़्यादा कहाँ सीख सकता है। अब देखो, बालक के सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या होता है, मेरा विद्यालय। विद्यालय में तो बाद में आता है, पहले कहाँ रहता है, पहले तो परिवार में रहता है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मित्र भी बाद में बनते हैं, पड़ोस भी बाद में बनता है। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले बालक अपने परिवार में रहता है, यानी कि माता पिता के पास। तो कहाँ सीखता है, सबसे ज़्यादा वो वहीं से सीख सकता है। यानी कि अगर उसको सिखाना है नर्सरी के बच्चे को, तो कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा होगा, मेरा विद्यालय, वो मेरा परिवार। तो मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, ये बिल्कुल गलत हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, पहला कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए। विभेद का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, विभेद का मतलब होता है कि क्या है, प्राथमिक कक्षा में, यानी कि जो एक प्रकार का भेदभाव वाला सीन है। ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाजीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, यानी कि अपने अपने समाज के हिसाब से, यानी कि जैसे कैटेगराइज कर देना कास्ट में या उसमें, उसका प्रयोग नहीं करना। सकारात्मकता अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ठीक बात है, कहानी भी कौन सी सुनानी चाहिए, जिसमें अंत में क्या हो, एक पॉजिटिविटी हो। और इसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ऐसी तो कोई बात होती नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, इनमें से हमारा जो ऑप्शन है तो क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हमें किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जितने भी बच्चे, सभी के लिए हमें लक्ष्य क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि क्या सभी के सभी सीख सके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि एक बच्चा जो डेस यानी कि किससे ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से, शब्द जम्बलिंग से, डिसलेक्सीमिया से, डिस्मोर्फिया से। तो इनमें क्या है, जैसे को सा का वाच पढ़ता है और न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ता है, मैं अंतर नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप डिसलेक्सिया लिखेंगे, मान लीजिए कि ये लक्ष्य लिखा है LUX, ठीक है, दूसरा लिखा है LUCKS, तो ये भी लक्ष्य है, ये भी लक्ष्य है। अब कौन सा लक्ष्य है, तो लक्ष्य ये वाला ज़्यादा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पठन विकार होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हुआ, यानी कि ये क्या है, पढ़ने में उसको विकार हो रहा है, सा को वो W या मतलब शब्दों को उलटफेर कर दे रहा है। ठीक है, ये डिसलेक्सिया। ठीक है, बाकी नहीं। जम्बलिंग क्या होता है, शब्दों में तोतलापन हो जाना। ठीक है, बाकी दो तो ये आपको चार के चारों आपको फिर से देखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी कि क्या है, हमें देखना है कि समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए, जब भी समस्या आती है तो उसका समाधान उसी समस्या में कहीं ना कहीं निहित होता है, उसी से हमको क्लू मिलता है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि समस्या मौलिक होती है। ठीक बात है, होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ठीक बात है, ये भी कि उत्तर प्राप्त करना है तो समस्या है तो उसी सामान्यतः मिलेगा। फिर इसके बाद समस्या केवल सिद्धांत प्रकरण, केवल शब्द जब भी आ जाता है तो सीटेट में ये बड़ा घातक होता है, इसलिए सीधे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, इसको कट कर देना होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो उस समस्या में क्या होगा, उसी में संकेत कहीं ना कहीं दिया होगा, किसके, उसके समाधान के लिए। तो यानी कि जो उसका रास्ता निकलता है तो वहीं से निकलता है। तो हमारा कौन सा सही होगा, देखिए पहला
A, B और C, ये तीनों हमारे क्या हो, तीनों सही हो सकते हैं। अब तीनों में बेस्ट देखना, तो बेस्ट हमारा कौन सा है, बेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र क्यों होंगे, अगर प्रतिभाशाली हैं तो वो तो चाहेंगे ना कि शिक्षक उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहिर्मुखी भी हो सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको वो बोल नहीं पाते, तो ये तो प्रतिभाशाली वाले बिल्कुल नहीं हुए। अंतर्मुखी केवल हो, ये भी नहीं है। शिक्षक से स्वतंत्र हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि उनमें आत्मनिर्भरता होती है अपने निर्णय को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखो कौन सा है, पहला क्या है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा क्या है, श्रेणीकरण, चौथा पूर्व प्रकरण। देखो जब आपको कोई चिंतन करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बनता है, उसका एक प्रकार का माइंड मैपिंग, यानी कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में उस चीज़ का पूर्व प्रकरण बनता है। यानी क्या करते हैं, आप उसको सबसे पहले सोचते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है या कुछ चिंता करना है, तो आप किसी भी जगह के बारे में काफ़ी चीज़ें एजम्पशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको एक श्रेणीवार क्रम में लगाएंगे। ठीक है, श्रेणी में क्रम में लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर उसकी जो चयन प्रक्रिया है कि मतलब कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब दिमाग में सोचेंगे। फिर लास्ट में उसको क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, यानी कि लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पहले हम क्या करते हैं, पहले माइंड मेकिंग यानी पूर्व प्रकरण बनाते हैं, पहले सोचते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक क्रम देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको जो हमें प्रतिक्रिया करनी है उसका चयन करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, फिर क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि पहले कौन सा आएगा हमारा, पहला डी आएगा, फिर हमारा सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो कहाँ है, डी सी बी ए, यानी कि हमारा ऑप्शन। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता होती हैं, किसमें होती है, यानी कि सीखने में अगर किसी कोई निर्योग्य है तो क्यों है, उसका कारण होता है, ऑप्शन देखते हैं पहला कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती। ठीक है, अगला लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि लड़के लड़कियों में अंतर है। अधिकतर उन बच्चों में पाए जाते हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने एरिया वाइज बच्चों को क्या किया, बांट दिया। तो ये भी हमारा क्या है, निगेटिव है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। देखिए सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती है, यानी कि जो सीखने में समस्या होती है, तो क्या होती है, वो वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। ठीक है, तो वो किस में पाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यानी कि विशेष पैतृक अभिभावक जो समस्याओं से ग्रसित होंगे तो उन्हीं के बच्चों में क्या होता है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। किससे पूछती है, राधिका से। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ठीक है, दूसरा किससे पूछ लिया, मोहन से। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। पहले किससे पूछा, राधिका से, फिर किससे पूछा, मोहन से। लेकिन जब मोहन नहीं बता पाया उस प्रश्न को तो उसने क्या किया, अपने प्रश्न के शब्दों को बदल दिया। यानी कि क्या किया, राधिका और मोहन के साथ उसने भेदभाव कर दिया। ठीक है, तो भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि उसने लिंग भूमिकाओं यानी रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, क्योंकि उसने किसका पक्ष ले लिया, उसने मोहन का पक्ष ले लिया। देखिए ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं। एक तत्व पूर्णता परिचित है, राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। अगर योग्य ना होती, शिक्षक ने ना पढ़ाया होता तो प्रश्न ना ही पूछते। ठीक है, अपने सवाल से घबरा गई। शिक्षिका क्यों घबराएगी, राधिका किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि उसने क्या किया, लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को उसने बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अधिगम के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को छोड़कर अन्य बातों का ध्यान रखता है, यानी कि किन बातों को छोड़कर किसका ध्यान रखता है। देखिए विद्यार्थी की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकता और विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। देखिए छोड़कर, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान रखता है। किस बात को छोड़कर, विद्यार्थियों की आवश्यकता को छोड़कर। यानी कि जब अधिगम होगा, यानी कि जब बालक कोई सीखेगा तो क्या है, वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, बाकी तीन चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी, गलत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है, एक समान जुड़वा भाइयों में एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ठीक है, एक वर्ष बाद दोनों मिलते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि में लगभग मतलब क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वही ये देखना कि एक वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धि में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, जरूरी नहीं समान रूप से, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो जितना सीखेगा वो उतना ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के के अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऐसी तो कोई बात नहीं होती, जो पढ़ाई में ध्यान देगा वही तो अधिक अंक प्राप्त करेगा, धनी और गरीब से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्या कह रहा है,
यानी कि जो समाज है हमारा, आर्थिक चीज़ें हैं, धन पैसे वाली रुपए वाली चीज़ें, तो क्या है वो बुद्धि लब्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। ठीक है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर भी ऑप्शन डी पढ़ते हैं कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो आपका डी और बी तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, दोनों समान रूप से अंक क्यों प्राप्त करेंगे भाई, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वही अंक प्राप्त करेगा। फिर अगला सी वाला जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि जो सामाजिक चीज़ें हैं और आर्थिक चीज़ें, तो वो किसी के बुद्धि लब्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि उसके सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। देखिए वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत था वो क्या था, वो था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है वाइगॉत्स्की का। अगर आपको न उसके बारे में जानकारी हो तो वो भी आप एक बार देख लें, या वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके निहितार्थ के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दक्ष कार्य देना, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दक्ष कार्य देना। ठीक है, अगला प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। सहायता क्यों नहीं करोगे, आप शिक्षक हैं, आप पैसा किस बात का ले रहे हैं, बच्चों की सहायता करने। अगला है कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। भाई कम बुद्धि लब्धि वाले से क्या सीखेंगे, उन्हें तो अपने ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले के पास बैठना चाहिए ना। सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी क्या आप सहयोग करें और उनकी समस्या का क्या करें, समाधान करें। यही हमारा क्या है वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। उनका सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे किशोर डेड का अनुभव करते हैं, यानी किशोर किस बात का अनुभव करते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता का मतलब क्या, वो अपने आप को लेकर चिंतित रहते हैं, और स्वयं से सरोकार यानी कि स्वयं के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, दूसरा बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। किशोर अब देखो बचपन से लेके अब वो कहाँ पहुँच गए, किशोर अवस्था में, तो अब बचपन के डर का भाव का क्या मतलब है, आत्मसिद्धि के भाव, यानी कि अपने आप को क्या आत्मसिद्ध, अपने आप को ही भगवान मानना, ऐसा भी नहीं। जीवन के बारे में परितृप्ति की भाव, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, किशोर अवस्था में हो और जीवन से परितृप्त, ऐसा तो कोई भाव नहीं लाएंगे। तो क्या करेंगे, वो अपने आप को लेकर क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल वो होता है जो शारीरिक क्रियाओं जिनमें सम्मिलित होती हैं, जैसे क्या, दौड़ना और चढ़ना और फुदकना, ये क्या है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं विशेष ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है जो सूक्ष्म गतिक नहीं है। सूक्ष्म गतिक का मतलब क्या हुआ, जो शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड होता है। ठीक है, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डेड होता है। शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या समस्या होती है, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। देखो जो डिसग्राफिया होता है हमारा वो क्या होता है, डिसग्राफिया जो होता है हमारा, डिसग्राफिया कोई रोग नहीं होता बल्कि एक प्रकार का विकार होता है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों की को। ठीक है, तो ये क्या है, डिसग्राफिया, ये क्या है, एक प्रकार का विकार है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसके बाद डिसलेक्सिया वही बताया जो पठन विकार होता है, डिस्कैल्कुलिया जो मैथ से संबंधित होता है, इसी तरह डिस्थीमिया और जो भी हैं तो वो सारे के सारे आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला, आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या है कि पुनः एनर्जी आ जाना, यानी कि ऐसा क्या कर दें कि उसमें तुरंत एनर्जी आ जाए। आंशिक पुनर्बलन क्या हो सकता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, यानी कि लगातार किसी को मोटिवेट करते रहने से क्या होता है, कम प्रभावी होता है। ऐसा तो कुछ नहीं। वास्तु कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक कक्ष में क्या है, अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, हमें देना पड़ेगा आंशिक पुनर्बलन। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य आता है। पशुओं की बात कहाँ से आ जाएगी, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित। देखो सतत पुनर्बलन क्या होता है कि लगातार किसी को मोटिवेट करते रहना, और आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि आप किसी कार्य को करते समय मोटिवेशन चला जाता है या बच्चे में उत्सुकता नहीं रह जाती, तो हमें क्या उसे आंशिक पुनर्बलन देना, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में जब उसको आवश्यकता हो तब क्या पुनर्बलन, यानी कि एक उसको क्या करना, सकारात्मक चीज़ें बतानी है, दिखानी है, तो क्या वो अपने काम को ताकि फिर से प्रारंभ कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 17, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। मान लीजिए कि आपका कोई विद्यालय है, तो आप देखिए किसकी बात हो रही है, सशक्त विद्यालय की बात हो रही है, यानी कि विद्यालय क्या करता है, शिक्षकों को अपने यहाँ रखता है। ठीक है, तो उसमें शिक्षकों की बात हो रही, बालक की बात नहीं हो रही। अनुशासित स्वभाव, यानी कि शिक्षक से आप क्या चाहेंगे कि उसका स्वभाव क्या रहे, अनुशासित रहे। दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कि क्या हो, शिक्षकों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो,
प्रतिस्पर्धा होने का मतलब क्या है कि वो जब एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे शिक्षक, तभी तो क्या करेंगे, बच्चों को ज़्यादा फायदा मिल पाएगा इस बात का। तो विद्यालय हमेशा इस बात का ध्यान देता है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, परीक्षण नहीं कराना, ठीक है। स्मृति, उसको शिक्षक को रट्टा मार थोड़ी बनाना है। तो हमें क्या करना है कि उनके दोनों के बीच में, यानी कि जो शिक्षक है, विद्यालय जिस भी शिक्षक को रखता है, तो वो शिक्षकों में देखता है कि प्रतिस्पर्धा है कि नहीं है, मतलब बेहतर होने की। तो क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। क्या मतलब हो गया कि अंतः विषय अनुदेशन क्या है, ये अंतः विषय अनुदेशन है हमारा, ठीक है। अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, ठीक है, अंतः विषय अनुदेशन बनाने में, ठीक है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए, किसी भी बालक को अगर आपने अवसर दे दिया, तो मान लीजिए कि आपने बच्चे की ज़िंदगी बचा ली और सीटेट का पेपर पास करके अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो क्या है, विद्यार्थियों को सिखाना है और उसको क्या करना है, प्रयोग करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी ज़्यादा ठीक लग रहा है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। प्रकरणों की विविधता जिसे परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों में अभिभूत होने की कम संभावना। ऐसी भी कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों में विभिन्न रूप से क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना। हमें क्या, हमें बच्चे को संभावना है, मतलब अवसर ज़्यादा देने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलेंगे, देखेंगे 19 नंबर। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। क्या होता है, यानी कि जो बच्चे क्या है, समृद्ध और शैक्षणिक दक्षता रखना चाहते हैं, तो उनमें क्या समस्या होती है, निष्पादन और उपागम अभिविन्यास। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस शिक्षार्थी के पास निष्पादन, उपागम अभिविन्यास होता है, वो शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता क्या होती है उनमें, मतलब हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और निष्पादन परिहास, परिहास का मतलब क्या है, एक प्रकार से किसी का मजाक बनाना। तो ये क्या होता है, ये अच्छे बच्चे की निशानी नहीं होती। कार्य परिहास, किसी कार्य को लेकर उसका मजाक, ये भी नहीं। नैपुणता अभिन्यास, निपुणता, बिल्कुल निपुण तो नहीं हो सकते ना आप क्या, आप सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो निपुणता भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका नंबर ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 20। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि शिक्षक क्या करे जिससे बालक की पढ़ाई क्या हो, मज़ेदार बन सके और उसकी समस्या का समाधान भी हो जाए। देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए उसको अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, सही लग रहा है ये भी। दूसरा देखते हैं, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। देखो क्या करा, फिर से पढ़िए कि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहे हो, शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, सृजनात्मक चिंतन के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि क्या हो कि वो खुले रूप से बोल सके जो चीज़ें, ठीक है। और मुक्त खेल के लिए समय देना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए विद्यार्थी के स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना, यानी कि उससे हमें नहीं चाहिए कि वो सब कुछ कर ले, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, ठीक है। हमें बाकी तीनों चीज़ें करनी। तो हमारा कौन सा, यही निगेटिव, बाकी सब हमारे क्या पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, देखेंगे भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य। स्वनिम बोलचाल की भाषा में उच्चरित रूप से वह न्यूनतम विशेषता जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। क्या कह रहा है कि जिसमें किसी बात, मान लीजिए कोई कही गई और कही जाने वाली बात, ठीक है, मतलब जो कह दी गई और जो कही जा सकती है, यानी जो आगे कही जाएगी, उन दोनों में अंतर स्पष्ट करता है। तो स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा में बोली जाने वाली समान स्वनों का समूह जिसके विवरण का एक ढांचा होता है, यानी क्या होता है कि जो स्वनिम होती है, ठीक, क्या होती है, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। वक्त बाद में आते हैं और संकेत प्रयोग या बाद में करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से नियतार्थ है सिवाय। सिवाय का मतलब क्या हो जाता है कि हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना पड़ता है। ये सिवाय, देखिए ऐसे शब्द हैं सीटेट के जिनसे आपको परिचित होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप परिचित नहीं है तो आप हमेशा इसमें धोखा खा जाएंगे। विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित क्यों नहीं है, संवेगात्मक जो बुद्धि है तो बुद्धिलब्धि से संबंधित है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाए। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट समुच्चय,
विशिष्ट समुच्चय क्या हो सकता है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के संवेगात्मक बुद्धिलम से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, कई तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी एक ही तरीके से प्रस्तुत नहीं करना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा निगेटिव, बाकी सब क्या है पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि सीखने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा हमें प्रेरित करता है। अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। असफलता से बचने के लिए भाई आपको सीखेंगे तो आप कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे, ये तो साधारण सी बात है। तो ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। बहुत सरल या बहुत कठिन लक्ष्य का चयन करने की प्रवृत्ति। हमें बहुत सरल या बहुत कठिन लक्ष्य, इसका क्या मतलब है, हमें तो कोई लक्ष्य बनाना है और उसके लिए क्या होना है, अग्रसर होना है, बच्चे को सिखाना है। तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव है। आगे देखेंगे इसके दो ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है इसके, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी कि किसी लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना है और आप में व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं तो क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट बने रहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बाह्य कारक, बाह्य कारक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाह्य कारक भी हो सकता है तो आंतरिक कारक भी हो सकता है। बाह्य कारक का मतलब क्या होगा, जैसे धन रुपया पैसा उससे कमाई आपकी, तो उसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, बुद्धि लब्धांक समानता डैश 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, यानी कि जो बुद्धि लब्धांक है तो समानता किससे, किस उससे संबंधित होता है। तो जो हमारा बुद्धि लब्धांक है ये समानता उच्च रूप से, किस रूप से, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे देखेंगे 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, यानी कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। अब देखिए, अगर आपको बुद्धि लब्धि का फार्मूला नहीं पता तो क्या होता है, आई क्यू इक्वल टू हमारा होता है एम ए। एम ए क्या होता है हमारा मानसिक आयु, और सी ए क्या होता है वास्तविक आयु। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो हमें क्या करना, हमें क्या दिया है, ये बुद्धि लब्धि का परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 75। तो 75 ये हो गया। इसके बाद मानसिक आयु कितनी है, देखिए मानसिक आयु हमें नहीं पता, हमें वाला क्या पता, वास्तविक आयु पता है। तो वास्तविक आयु कितनी है 16। मान लीजिए हमें मानसिक आयु नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। वास्तविक आयु कितनी है 16 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए जब इसको 25 से काटेंगे तो 25 नहीं 75, 25 चौक 100 और 4 कम 4, 4 चौक 16। ठीक, अब ये 4 किधर जाएगा, इधर जाएगा मल्टीपल होके, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, जिसकी मैथ ठीक होगी तो तुरंत समझ गया होगा, जिसकी मैथ थोड़ा गड़बड़ होगी तो अब फार्मूला क्या है, आई क्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। एम ए क्या होता है मानसिक आयु और सी ए क्या होता है वास्तविक आयु। तो अपनी अपनी जगह पर रख देना, तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो यानी क्या हो जाएगा 12 वर्ष जो आएगा वही हमारी क्या होगी, उसकी मानसिक आयु होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करते समय सामग्री का चयन करते समय क्या होना चाहिए, हमें विद्यार्थियों का समावेशन कहाँ है, विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर विद्यार्थियों का समावेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फिर से पढ़िए कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों के समझिए क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का, इसके बाद क्या समावेशन, यानी कि विद्यार्थियों का भी क्या समावेशन होना चाहिए, उनकी भी सहभागिता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसके सिवाय समावेशन। ठीक है, तो किसके उसके अलावा होती है समावेशन, जो सफल समावेशन होता है हमारा तो क्या होता है, उसके लिए शिक्षक का संवेदनशील होना अनिवार्य होता है। अगर शिक्षक संवेदनशील नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील होना चाहिए, पृथक्करण, अगर वो पृथक्करण करता है तो फिर कोई मतलब नहीं, अभिभावकों की भागीदारी ये भी होना चाहिए, क्षमता संवर्धन ये भी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसमें क्या पृथक्करण। तो कौन सा निगेटिव है हमारा बी, हमारा संवेदनशीलता भी पॉजिटिव है, अभिभावक की भागीदारी भी पॉजिटिव और क्षमता संवर्धन भी पॉजिटिव, तो क्या है नेगेटिव हमारा बी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। अगर लिंग भेदभाव से बचना है तो सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी कि जो लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तो उसको क्या संज्ञान में लेना। ठीक है, दूसरा क्या है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। इससे क्या होगा, समान संख्या में भर्ती, भाई अगर जहाँ जिसकी भागी संख्या ज़्यादा होगी तो वो शिक्षक ज़्यादा होंगे, ये सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना।
लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए ज़्यादा आपको नियम नहीं बनाने और कड़ाई से उनका पालन करना। कड़ाई आ गई तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कड़ाई नहीं होता तो इसके बारे में सोच सकते थे, ठीक है। अभी सोचने के लिए कौन सा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बी तो है ही नहीं, सी भी हमारा हमारा नहीं है, किसकी वजह से, कड़ाई की वजह से। तीसरा, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ठीक बात है, किया जा सकता है, लेकिन क्या करें कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी कि अगर कोई लिंग पक्षपातपूर्ण हो रहा है तो उनका क्या, उनको संज्ञान में लेके फिर उसी प्रकार से हमें अपनी क्रियाएं करनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, तो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 29। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। हाथ से किए गए श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, तो इसका मतलब कि सब काम हाथ से ही करते रहें, बाकी कहीं कुछ ना करें। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्या, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को इतना संतुष्ट करेंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये हंसियाकृत है, ठीक है, हंसियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्वक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ठीक है, ये भी। चौथा, यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। क्या कह रहा है कि देखो, जो सह शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर जो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ावा का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। किसको, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यानी कि हमें क्या करना, हमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, यानी कि जब तक बालक क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हमारा काम सफल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या, हमें हर बालक को संतुष्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करना। प्रश्न फिर से पढ़ें, समझ में आएगा। ये शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में यानी कि जो क्या, शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनको निष्पादन में के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को, यानी कि उस स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से औचित्य स्थान पर किस आधार पर किया जा सकता है। तो जब हम किसी व्यक्तिगत बालक की हम क्या करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे, तभी तो हमारा स्तर बढ़ेगा शैक्षणिक क्षेत्र का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है कि जो नियमित उपस्थिति यानी कि जो लगातार उपस्थिति है, तो उससे वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि जो बालक नहीं आ रहे हैं तो उनको लाने के लिए कौन सा हमारा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोल देंगे तो बच्चे आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बच्चों द्वारा विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बना जाना। आप अपराध बनाएंगे तो बालक डर के मारे और नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जो क्या करे, प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। कोई जाएगा, बच्चे को डेली जगा के लाएगा, कहेगा चलो विद्यालय चलो, तो बालक क्या है, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, इसके बाद फिर वो आना बिल्कुल बंद कर देगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, कब तक देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्या, आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलने का मतलब क्या, जो बालक नहीं आ पा रहे उसके लिए क्या करें, हम ऐसा विद्यालय ही खोल दें जहाँ क्या हो, बालक नियमित रूप से रह सके, ठीक है। उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका जो क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है। यानी कि जो हॉस्टल टाइप का स्कूल होते हैं, तो उनमें क्या होगा, बालक वहीं रहेगा, वहीं खेलेगा, वहीं कूदेगा, वहीं पढ़ेगा, तो क्या होगा, वो ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आज के हमारे ये 30 क्वेश्चन खत्म हुए, ठीक है। ये हमारा CDP 2012 नवंबर का पेपर था। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा हमारा, तो वह कब आएगा, 2013 का आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियोज़ की आने वाली अपडेट समय से आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।